हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मेरे अजीज मित्रों, गौरव क्लासेज में आपका वेलकम, आपका स्वागत। जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। आज हम अपने बच्चों के बीच में व मित्रों के बीच में आपके फिजिक्स गुरु भौतिकी के साथ आपके सामने मुखातिब होने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि अपनी मंजिल को हम भौतिकी के माध्यम से कैसे हासिल करें। ये फिजिक्स जो अभी तक आपके लिए रोड़ा बनी हुई थी, जो अभी तक आपके लिए फोबिया बनी हुई थी, आखिर इसको हम कैसे आसान बनाएं और कैसे अपने एग्जाम को क्रैक करें। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके फ्यूचर के लिए ही काम करता है। तो आज हम टॉपिक बाय टॉपिक आपके फिजिक्स का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं और हम मेन फोकस आपके सिलेक्शन पर करेंगे, आपके क्वेश्चन पर करेंगे और हम डिटेल में बाद में जाएंगे जब आप हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे। अभी मेन मकसद हमारा है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, आपके सिलेक्शन हो जाए, जिससे आप अपनी मंजिल को हासिल कर ले। तो आइए हम देखते हैं कि ये भौतिकी या फिजिक्स है क्या, इसकी हम स्टडी कैसे करेंगे, कौन सी कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को क्रैक करने का क्या तरीका होगा जिससे आप मास्टर बन जाएं और आने वाले समय में आपकी एक सीट पक्की। ओके, आइए देखते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1, जिसको आप यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग मात्रक तथा मापन बोलते हैं या मापन एवं मात्रक बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मापन एवं मात्रक से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कहां से बनेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे उसकी मास्टरी करेंगे, ये चीज हम आपके साथ शेयर करने चल रहे हैं। आइए हम देखते हैं मापन एवं मात्रक से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे उनको हैंडल करेंगे। आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी, जिसे आप क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ये भौतिक राशियां हैं क्या, आखिर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, यहां से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको हम कैसे हैंडल करें, इनकी मास्टरी कैसे करें। अब आइए हम शुरुआत करते हैं कि भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। चलिए हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम फिनोमेना होती हैं। आखिर इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ लॉज की जरूरत पड़ती है, कुछ नियम की जरूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, ऐसी राशियां जिनका हम शुद्धता पूर्वक मापन कर सकें, एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें और जिनके पदों में हम विज्ञान के नियमों को व्यक्त कर सकें, उन्हें हम भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, 2 क्राइटेरिया है किसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहने का। पहला क्राइटेरिया ये है कि उसका आप शुद्धता पूर्वक मापन कर सकें, एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, शुद्धता पूर्वक मापन नहीं कर पाएंगे, वो राशि भौतिक नहीं हो सकती है। आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे है, ऑनेस्टी है, लव है, हेट्रेड है, स्वीटनेस है, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका मापन नहीं कर सकते। आप किसी से क्या कहोगे, हम 2 kg आपको लव करते हैं, 3 kg हेट्रेड करते हैं। नो, दीज कैन नॉट बी मेजर्ड, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इनको भौतिक राशि नहीं कह सकते हो क्योंकि इनका मापन नहीं कर सकते। ये बच्चों फीलिंग है, ये इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। लेकिन लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, समय हो गया, ये जैसी भौतिक राशियां हैं, इनका मापन आप कर सकते हैं। इनके पदों में विज्ञान के नियमों को व्यक्त करेंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी, रेज योर हैंड, क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। मेरे साथ बोलो, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां कहेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई
कि वह राशियां जिनका शुद्धता पूर्वक मापन किया जा सकता है, जिनके पदों में विज्ञान के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण क्या हुआ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ये जितनी की जितनी राशियां हैं सब की सब भौतिक राशियां कहलाएंगी। लेकिन आपके यहां प्रश्न यहां से नहीं आएगा। अब आपके यहां प्रश्न कहां से आएगा? चलिए हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पर शुरुआत करते हैं। ये तो रही भौतिक राशियां। अब प्रश्न ये उठता है कि इन भौतिक राशियों का हम वर्गीकरण कैसे करें, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करें, इनको हम क्लासिफाई कैसे करें। तो हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बच्चों दो आधार पर कर सकते हैं। पहला हम वर्गीकरण करेंगे क्या? मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और आपकी सप्लीमेंट्री या पूरक भौतिक राशियां, मींस बेस फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला वर्गीकरण हमारा बच्चों होगा भौतिक राशियों का, वो होगा बेस फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें कहते हैं पूरक राशियां। तो आप भौतिक राशियों को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक को बोलते हैं मूल भौतिक राशियां या बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहां से प्रश्न आएगा, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। सामने देखिए, लुक फ्रंट, ओके, वेरी गुड। देखिए अब बेस फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशियां। अब प्रश्न उठता है कि मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? बच्चों सुनो, वह भौतिक राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको अन्य राशियों के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटी। मींस वह राशियां जो स्वतंत्र हो, जिनको अन्य के पदों में न लिखा जा सके, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपके पापा मम्मी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गए। आप उन पर डिपेंड हैं तो आप हो गए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन प्रश्न कहां से आता है? चलो सुने। ये बेस फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशियां संख्या में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बोलिए बच्चों कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लास्ट स्टूडेंट बोलिए 7 होती हैं। फ्रंट स्टूडेंट बोलिए 7 होती हैं। वेरी गुड क्लास, वेरी एनर्जेटिक क्लास। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 07 होती है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितनी होती हैं? 7। दूसरा प्रश्न यहां से यह है कि आखिर कौन कौन सी राशियां मूल भौतिक राशियों में आती हैं। तो चलो हम पहले ये बता दें, किसी भी राशि को मूल भौतिक राशि या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहने के लिए 2 क्राइटेरिया है। एक तो वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, एक वो दूसरे पर डिपेंड ना करे, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, उन राशियों को किसी अन्य राशियों के पदों में ना लिखा जा सके। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछे, चलो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूं। ये बताओ कि लंबाई, क्षेत्रफल और द्रव्यमान को क्या मूल भौतिक राशि माना जा सकता है? बोलिए बच्चों, मेरे साथ बोलिए। वेरी गुड आंसर। नहीं माना जा सकता। कारण क्या है कि लंबाई, क्षेत्रफल और द्रव्यमान आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। आप क्षेत्रफल को लंबाई के पदों में लिख सकते हो, तो इन्हें हम मूल भौतिक राशियां नहीं मान सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि जिन राशियों को मूल राशियां आप कह रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या वो अन्य पर डिपेंड, वो आपस में डिपेंड तो नहीं कर रही। अगर आपस में डिपेंड करेंगे तो मूल भौतिक राशियां नहीं होंगी। अब आइए हम दूसरा प्रश्न आपके यहां ये आएगा कि कौन कौन सी राशियां मूल राशियों में आती हैं, कौन नहीं आती हैं। एक प्रश्न यहां से बनेगा। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं।
पहला है लेंथ, जिसे क्या कहते हैं लंबाई। तो पहला क्या है लंबाई, जिसे क्या कहते हैं लेंथ। इसका मात्रक क्या है मीटर, इसको किसका संकेत क्या है, सिंबल क्या है यम। तो पहला हो गया लेंथ, जिसे लंबाई कहते हैं, जिसका मात्रक मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल यम से डिनोट करते हैं। दूसरा है मास, जिसे क्या कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। इसका यूनिट क्या है किलोग्राम। तो लंबाई हो गया, जिसे लेंथ कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, जिसका सिंबल यम होता है, जिसका संकेत यम होता है। दूसरा द्रव्यमान हो गया। तीसरा आपका समय हो गया, जिसे टाइम बोलते हैं। अगला आपका टेम्परेचर हो गया, जिसे ताप बोलते हैं। अगला आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। अगला आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई। अगला हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो कौन कौन सी आ गई, ध्यान से सुनिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। एक बार फिर से सुनो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो क्या याद रखेंगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपको 7 लर्न होनी चाहिए। यहां से एक प्रश्न बनता है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां नहीं है। तो ये सातों आपको याद होनी चाहिए। एक बार उल्टा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ सभी बोलिए, स्पीक विद मी। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ताप, समय, द्रव्यमान, लंबाई। तो ये सातों जो हैं ये मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। इन्हें हम बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और बाकी दुनिया की जितनी भी क्वांटिटी हैं, इन्हीं के पदों में उन्हें लिखा जा सकता है। जिस तरीके से अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 ही अक्षर होते हैं, लेकिन उनसे दुनिया के सारे शब्द बने हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वैसे ही भौतिकी में जितनी अन्य राशियां हैं उनको इन्हीं के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपस में स्वतंत्र हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। ओके, ये पहला प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब व्युत्पन्न मतलब जो किसी से प्राप्त की गई हो। मैंने बताया कि पापा मम्मी फंडामेंटल हो गए, हम लोग उनसे प्राप्त किए गए हैं, हम लोग उन पर डिपेंड करते हैं। तो हम क्या हो गए, व्युत्पन्न हो गए। हम क्या हो गए, डेराइव्ड हो गए। तो पापा मम्मी फंडामेंटल, हम हो गए डेराइव्ड। तो डेराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। वह भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा जिनको हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। Those physical quantities that are not independent to each other and they can be expressed in terms of base physical quantity are called derived quantity। वह राशियां जो खुद में स्वतंत्र नहीं होती हैं, जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम डेराइव्ड या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सुनो, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड। दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। अब आप देखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं। दूरी का मतलब क्या हुआ, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या हुआ, लंबाई। और समय का मतलब क्या हो गया, समय या टाइम। अब आप यहां देखिए, जो दूरी है, चाल है, जिसको स्पीड कहते हैं, ये लंबाई पर डिपेंड करती है, ये समय पर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंडेंट हो गई, ये किसी पर डिपेंड कर रही है। और लंबाई और समय क्या है, मूल राशियां हैं। तो इसलिए ये चाल क्या हो गई, व्युत्पन्न हो गई, क्योंकि चाल को हम लंबाई और समय के पदों में लिख सकते हैं। तो याद रखना, इन सातों को छोड़ करके भौतिकी में जितनी भी राशियां होती हैं, सब व्युत्पन्न राशियां हैं। कार्य है, ऊर्जा है, बल है, आवेग है, संवेग है, आपका विद्युत धारा है, ये जितनी होती हैं सबकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं।
तो दूसरी कॉन्सेप्ट आपकी हो गई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियों की। अब तीसरा यहां से एक प्रश्न आपके यहां बन सकता है, अगला होता है पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग जब खाना खाते हैं तो दाल चावल रोटी तो खाते हैं, उसी में थोड़ा सलाद भी मिल जाता है तो मजा आ जाता है खाने में ना। वो तो वैसे इन भौतिक राशियों में जितनी, ये तो 20 फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। इन्हीं में 2 और राशियों को जोड़ दिया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आप कोण का मापन करते हैं, किसका करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कहां करते हैं, 2 डायमेंशन में। किसमें, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में कोण का मापन, एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेडियन में किया जाता है। तो रेडियन जो है वो एसआई यूनिट हो गई प्लेन एंगल की, जिसको आप समतल में कोण कहते हो, और ये हो गया पूरक मात्रक। दूसरा 3 डायमेंशन में जब आप एंगल को नापते हैं, मेजर करते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां पर इस एरिया के द्वारा बना हुआ एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। तो 3 डायमेंशन में बने हुए एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों, स्टेरेडियन में। 2 डायमेंशन में बने हुए एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिए। तो रेडियन और स्टेरेडियन, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, एक को कोण कहते हैं, एक को घनकोण कहते हैं। तो ये दोनों आपके जो हैं ये पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो यहां से एक प्रश्न आपके यहां बनता है कि रेडियन और स्टेरेडियन ये किसके मात्रक हैं, तो ये कोण और घनकोण के मात्रक हैं। कोण और घनकोण के मात्रक हैं, एंगल और सॉलिड एंगल के मात्रक हैं। एक बात यहीं और आपको बता दूं, 1 रेडियन क्या होता है, किसी वृत्त के वो चाप की लंबाई जिसकी जो उसकी त्रिज्या के बराबर हो, उसके द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण को 1 रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। तो ये आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो तीसरी कॉन्सेप्ट हो गई पूरक मात्रक। तो याद रखेंगे बच्चों, रेडियन और क्या, स्टेरेडियन, ये किसके मात्रक हैं, प्लेन एंगल के। और किसके मात्रक हैं, सॉलिड एंगल के। कोण और घनकोण के मात्रक हैं। ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। तो यहां से आपको 3 प्रश्न मिल सकते हैं। पहला प्रश्न ये मिल सकता है कि इनमें से कौन से मूल मात्रक नहीं है, कौन सी मूल राशियां नहीं हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों से। तीसरा प्रश्न बन सकता है पूरक भौतिक राशियों से। तो यहां से आप 3 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, अब हम अगली कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एयरफोर्स में भी आएगा, एनडीए में भी आएगा, हर कंपटीशन में आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, पक्का आपका एक क्वेश्चन कंफर्म होने जा रहा है। आइए देखते हैं। अब बच्चों अगला क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इस आधार पर किया जाएगा कि क्या उस भौतिक राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है या नहीं है। जैसे आप अपने फ्रेंड से कहोगे मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, क्या वो आपके घर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कह दे मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो जरूर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अपने फ्रेंड को अपने घर की स्थिति बताने के लिए आपको 2 किलोमीटर और नॉर्थ दोनों बताना पड़ा, तो वो आपके घर पहुंच पाया ना। तो 2 किलोमीटर ये हो गया मैग्नीट्यूड, जिसे कहते हो परिमाण, और नॉर्थ में ये हो गई दिशा। इसका मतलब दोनों चीजें बतानी पड़ी, परिमाण व दिशा। तो स्थिति कैसी राशि हो गई, पोजीशन, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। तो सुनिए, वह भौतिक राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक के बिना काम नहीं चलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उन्हें हम
सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। याद कैसे रखोगे? सुनो सुनो, मडबा, मड मींस कीचड़, मडबाको, मडबाको से याद रखो से यम से मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, यू से यूनिट मतलब मात्रक, डी से डायरेक्शन मतलब दिशा, वीए से वेक्टर एडिशन मतलब सदिश योग के नियम का पालन, सीओ मतलब क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो जो भौतिक राशियां मडबाको होती हैं वो सदिश राशियां होती हैं। तो यहां से एक प्रश्न पक्का मिलेगा, श्योर है। सुनिए, ध्यान से सुनना। Those physical quantities that require both magnitude and direction for their complete description are called vector quantity। वह भौतिक राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों को बताना पड़ता है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सुनो, आपका एक फ्रेंड ऑफिस में बैठा हुआ है, वो 10 न्यूटन का फोर्स एक टेबल पर लगा रहा है। क्या आप यहां से बता सकते हो टेबल किधर जाएगी? नहीं बता सकते हो। हम बता देंगे कि 10 न्यूटन नॉर्थ में लगा रहा, तो बता दोगे टेबल नॉर्थ में जाएगी। इसको तो बल को बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए हमें 10 न्यूटन और नॉर्थ दोनों बताना पड़ा। तो ये एक सदिश राशि हो गई। तो बल कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मतलब ये हो गया, अब आप सुनिए, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मींस बल, विस्थापन, आवेग, संवेग और आपका कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये जितनी आपकी राशियां होती हैं ये सब सदिश राशियां होती हैं। क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। फिर से सुन लीजिए, एग्जाम्पल आएगा आपके एग्जाम में, श्योर है। सुन लीजिए, कौन? डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, वेलोसिटी मतलब वेग, फोर्स मीन्स बल, आवेग मतलब इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र, संवेग मीन्स मोमेंटम, कोणीय संवेग मीन्स एंगुलर मोमेंटम, विद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र। तो बल, आवेग, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये राशियां क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मेरे साथ बोलिए, स्पीक विद मी। कौन कौन सी? वेग, वेलोसिटी, फोर्स, बल, इंपल्स, आवेग, मोमेंटम, संवेग, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इंपल्स, आवेग, बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये सारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे ना? प्रॉमिस? पक्का? वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन सी क्वांटिटी होती हैं? जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश राशियां। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। अब सुनो, आप दुकान पर जाओगे, दुकानदार से क्या कहोगे? 2 kg राइस हमें ईस्ट में दे दो। क्या कहेगा? इसका स्क्रू ढीला हो गया है। मीन्स हम साफ पर गए, हमने कहा 2 kg राइस दे दो, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई, वो हमें 2 kg राइस दे देगा, मैं लेकर के चला आऊंगा। इसका मतलब कि द्रव्यमान को बताने के लिए केवल 2 kg कहना ही सफिशिएंट है, आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो वह भौतिक राशियां जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिन्हें सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा आप ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे? अदिश राशियां। एग्जांपल सुनो, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, समय, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, ऊर्जा, उष्मा, विभव, ये जितनी भी राशियां हैं, और विद्युत धारा। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। आप दिखाते हो 2 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है। क्यों? सोचो, सुनो।
केवल परिमाण और दिशा होना ही किसी भौतिक राशि के सदिश होने की गारंटी नहीं है। अगर कोई भौतिक राशि सिंपल गणित के नियमों के द्वारा जोड़ी और घटाई जा सकती है तो वो सदिश राशि नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है मडबाको, मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स उसे सदिश योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसे ज्यामितीय नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जो वैद्युत धारा है उसमें दिशा केवल ये बताती है कि धनात्मक आवेश किधर जा रहा है, बाकी वो सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा जोड़ी घटाई जा सकती है। तो जिन भौतिक राशियों को सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा जोड़ा और घटाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। तो वैद्युत धारा जो है वो सिंपल गणित के द्वारा जोड़ी घटाई जा सकती है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। याद रखना, वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो एक बार फिर से सुन लो, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। कौन सा? दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, कार्य, विद्युत धारा, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो एक प्रश्न यहां से आपका हो गया। अब अगला प्रश्न हम आते हैं बीमा से, जिसको आप डायमेंशन कहते हो। क्या? बीमा या डायमेंशन कहते हो। अब बात आती है बीमा क्या होती है, ये डायमेंशन क्या होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोणीय संवेग की बीमा क्या है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की बीमा क्या है, गैस नियतांक की बीमा क्या है, स्टीफन नियतांक की बीमा क्या है, आपके किन किन की बीमाएं समान होती हैं, श्यानता गुणांक की बीमा क्या है। आपके यहाँ एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि बताओ आवेग की बीमा क्या है, आवेग की इकाई क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ बीमा से बनेगा। आइए हम डायमेंशन के क्वेश्चन को अपना श्योर करते हैं कैसे आप एग्जाम में करेंगे। अब बीमा क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए अभी हमने लिखा था कि दूरी, अभी हमने लिखा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लिखा था बच्चों? चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी का मतलब क्या हुआ? लंबाई। समय का मतलब समय। तो चाल को हमने चाल लिख दिया जिसको आप स्पीड कहते हो, दूरी को हमने लंबाई लिख दिया जिसको आप लंबाई कहते हो, और समय को हमने समय लिख दिया जो समय हो गया। तो चाल को हम लिख सकते हैं लंबाई की घात 1 और समय की घात -1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए चाल एक व्युत्पन्न राशि है जिसको हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए लंबाई के ऊपर +1 घात लगानी पड़ी और समय के ऊपर -1 घात लगानी पड़ी। तो यही जो घात है इसी को हम बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, लुक फ्रेंड, सामने देखिए, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर लगाई गई घातों को बीमा कहते हैं। द पावर रेज्ड ऑन द बेस फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। मींस किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को हम बीमा या डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा या डायमेंशन कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न नहीं आएगा आपके यहाँ। प्रश्न आएगा, कुछ राशियां दे दी जाएंगी, उनकी या तो बीमा पूछी जाएगी और या तो उनके मात्रक पूछे जाएंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि आपके एग्जाम में किन किन भौतिक राशियों के बीमाएं आने की ज्यादा संभावना है, जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए, आप एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ कर सकें। आइए हम बात करते हैं। पहला है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। क्या? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? यल या जे से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यल या जे से। अब ये कोणीय संवेग क्या होता है सुन लो। यहां से प्रश्न आता है कि कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। तो सुन लीजिए, किसी वस्तु में गति की मात्रा को उसका संवेग बोलते हैं। तो किसी वस्तु में गति की मात्रा को उसका संवेग बोलते हैं। अगर वो वस्तु ट्रांसलेशनल मोशन में है, जैसे ये ट्रांसलेशनल मोशन है, तो उसमें जितनी गति की मात्रा होती है उसे हम रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन अगर कोई
बॉडी रोटेशनल मोशन में है, घूर्णन गति में है, जैसे ये देखो ये रोटेशनल मोशन है, ये देखो ये रोटेशनल मोशन है, ये देखो ये रोटेशनल मोशन है, ये देखो ये रोटेशनल मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी घूर्णन गति में होती है तो उसमें जो गति की मात्रा है उसको हम कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहां से इसकी विमा पूछी जाती है। तो याद रखना प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा समान होती है, इसकी विमा आपके यहां पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का आने जा रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर टाइम स्टार्ट होता है। अब कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग को जे से प्रदर्शित करते हैं, ये कोणीय संवेग जे बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। आई को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, तो इसकी विमा हो गई यम यल स्क्वायर, और ओमेगा होता है कोणीय वेग, इसकी विमा होती है t-1, तो इसकी डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर t-1। पहला प्रश्न आपका ओके हो गया। तो कोणीय संवेग की जो विमा होती है एम एल स्क्वायर t-1 होती है, और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका होता है जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। तो मात्रक हो गया जूल इंटू सेकेंड, डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर t-1। अब एक यहां से दूसरा प्रश्न सुन लीजिए। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमा समान होती है, प्लांक कांस्टेंट और कोणीय संवेग की विमा समान होती है। अब प्लांक नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एच से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एच से। कौन थे? एक मैक्स प्लांक थे जर्मनी के, उन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिया था, उन्हीं के नाम पर प्लांक कांस्टेंट होता है। तो प्लांक नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एच से। इसकी विमा कैसे निकालेंगे? चलो देख बच्चों, ये देखो लाइट जल रही ना, इस लाइट से एनर्जी निकल रही ना, वो एनर्जी के छोटे छोटे जो पैकेट निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन। क्या कहते हैं? फोटॉन। तो एनर्जी, लाइट के एनर्जी के पैकेट को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन के पापा कौन है? जीएन लोबिस। फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? देखिए फोटॉन की एनर्जी होती है E = h न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति। तो यहां से h = क्या आ जाएगा? E/न्यू। E क्या है? एनर्जी। न्यू क्या है? आवृत्ति। तो इसकी बीमा क्या आ जाएगी? ऊर्जा की बीमा वही होती है जो कार्य की बीमा होती है, ये हो जाएगा ml² t-2। आवृत्ति की बीमा क्या होती है? t-1। तो प्लांक नियतांक की बीमा क्या आ गई बच्चों? जोर से बोलो, ये हो जाएगी ml² t-1। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो प्लांक नियतांक की वही डायमेंशन होती है जो आपके कोणीय संवेग की है। ये पहला प्रश्न हो गया। और दोनों की बीमा कितनी होगी? ml² t-1 कितनी होगी? ml² t-1 याद कर लेना, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब दूसरा प्रश्न आ जाइए। दूसरा प्रश्न है कि श्यानता गुणांक, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है? अब ये श्यानता क्या होती है? अगर एक बोतल में से पानी गिराओ, एक में से शहद गिराओ, बताओ कौन जल्दी गिरेगा? पानी। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसका मतलब कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके अंदर जितना घर्षण लगता है, फ्रिक्शन, उसी को हम श्यानता उसकी कहते हैं। तो श्यानता गुणांक की बीमा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम श्यानता गुणांक की बीमा कैसे फाइंड आउट करें। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए, आइए देखते हैं। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी विस्कस मीडियम में गिराते हैं तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? श्यान बल। किसने दिया था? स्टोक्स ने दिया था। तो आइए देखते हैं वो बल का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो होता है F = 6 पाई ईटा RB। F = 6 पाई ईटा RB। ईटा क्या हो जाएगा? F/RB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F/RB हो जाएगा। 6 पाई की कोई बीमा होगी नहीं, तो ईटा की बीमा क्या हो जाएगी? ईटा की बीमा वही हो जाएगी जो फोर्स की डायमेंशन। बताइए बच्चों, फोर्स की डायमेंशन क्या है? mL/T-2। क्या है? mL/T-2। ये हो जाएगा। अपॉन R क्या है? तो दूरी, तो इसकी बीमा
क्या हो गई, v क्या है वेग, इसकी बीमा क्या हो गई LT-1। तो श्यानता गुणांक की बीमा क्या हो गई, ये आ गई ML-1 T-1, ये श्यानता गुणांक की बीमा हो गई। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न सुन लीजिए। श्यानता की इकाई पॉइज होती है, क्या होती है, पॉइज होती है। किसके नाम पर रखी गई है, पॉलिसेलिस साइंटिस्ट के नाम पर। तो दो प्रश्न यहां से बन गए। श्यानता की इकाई पॉइज होती है, बड़ी यूनिट डेका पॉइज होती है, किसके नाम पर रखी गई है, पॉलिसेलिस साइंटिस्ट के नाम पर। और श्यानता गुणांक की बीमा क्या होती है ML-1 T-1, ML-1 T-1, ML-1 T-1। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, इसकी बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसे हम याद करें। आइए हम देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए हम लोगों ने अब देखें कि इसकी बीमा आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है ना, क्या पता है, बहुत कुछ पता है कि दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अपने द्रव्यमान की वजह से आकर्षित करती है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हो। ये आपका द्रव्यमान m1 है, ये मेरा द्रव्यमान m2 है। हमारे आपके बीच में कुछ कुछ हो रहा है, उस कुछ कुछ होने से आपस में फोर्स लग रहा है। वो फोर्स है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। यहाँ से कैपिटल G क्या हो जाएगा, Fr² अपान m1 m2 हो जाएगा। अब हमें कैपिटल G की बीमा चाहिए, तो यहां से फोर्स की बीमा क्या होगी MLT-2, और r क्या है दूरी, दूरी की बीमा क्या होती है L, और m1 m2 क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है m, तो m इंटू m। तो कैपिटल G की बीमा बताइए बच्चों क्या हो जाएगी m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2। ये आ गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था। तो कैपिटल G की बीमा होती है m-1 L³ T-2 होती है, m-1 L³ T-2 होती है। और इसका मात्रक अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो F क्या हो गया, न्यूटन साहब, तो न्यूटन हो गया। R क्या है दूरी, तो मीटर स्क्वायर, और m क्या है द्रव्यमान, तो किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका यहां से ये प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न यह है कि गैस नियतांक, गैस नियतांक को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। कहाँ यूज करते हो, PV बराबर RT में। जब भी आपको बायल साहब को चार्ल्स साहब को मिला दो तो बायल्स ला चार्ल्स ला मिल गया, तो आदर्श गैस समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। क्या कहलाया, PV = RT। P क्या है, P फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब पापा, P फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, R फॉर गैस नियतांक, T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। तो आइए बड़े वेरी इजी क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि गैस नियतांक की बीमा आप कैसे निकालेंगे। गैस नियतांक की बीमा आपका अगला क्वेश्चन मिलने जा रहा है PV = RT, R = PV अपान T, R = PV अपान T। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, जब भी आप दाब और आयतन को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वही मात्रक आता है जो ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा की बीमा हो गई mL² T-2, जो कि कार्य की बीमा होती है। और T यहाँ क्या है, तापमान। तापमान को किससे नापते हैं, केल्विन से। किससे नापते हैं, केल्विन में। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से। तो आपकी डायमेंशन क्या आ गई, आपकी डायमेंशन आ गई mL² T-2 K-1। यहाँ K क्या है, केल्विन, K क्या है, केल्विन। ये आ गई गैस नियतांक की बीमा। तो गैस नियतांक की बीमा आ गई mL² T-2 K-1।
1, ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। यहाँ k क्या है? केल्विन। k क्या है? केल्विन। m क्या है? मास। l क्या है? लंबाई। t क्या है? समय। तो यहाँ से हमने p इंटू वी की बीमा अपान t की बीमा, आयतन गुणे दाब, ये होता है कार्य के बराबर। तो यहाँ कार्य की बीमा या ऊर्जा की बीमा रख दिया। यहाँ हमने ताप को केल्विन में नापते हैं, केल्विन रख दिया, आपके गैस नियतांक की बीमा आ गई। अगला क्वेश्चन कई बार आपके एनडीए में, एयरफोर्स में आया हुआ है, चलो इसको देख ले। क्या होता है? इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। अब आप देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं? बैट से बॉल को हिट करते हैं। तो आप क्या करते हैं? एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब भी किसी बॉडी पर एक वेरी लार्ज फोर्स को वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाए तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आवेग को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलो हम देखते हैं। अब न्यूटन साहब को याद करो। न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित किए गए बल के बराबर होती है। तो यहां से संवेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा टी। F क्या है? फोर्स। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल, जिसको समय बोलते हैं। इसी को हम आवेग कहते हैं। तो आवेग इंपल्स बराबर हो गया बच्चों चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो अब चलो यहां से दो प्रश्न बना लें। पहले देखें कि इंपल्स की यूनिट क्या होगी। तो सुनिए, जब भी किसी बॉडी पर एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाए तो फोर्स एवं टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं, इसको आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समांतराल। आवेग बराबर होता है बल गुणे समांतराल। जब दो व्हीकल्स का एक्सीडेंट होता है तो वहां एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम के लिए लगता है, वहां इंपल्स है। अब इंपल्स की यूनिट क्या आ जाएगी? देखिए, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई सेकंड। तो इंपल्स की यूनिट आ गई न्यूटन इंटू सेकंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो मींस आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकंड। जोर से बोलिए, न्यूटन इंटू सेकंड। आवेग कैसी इकाई है? सदिश इकाई है। कैसी इकाई है? सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आवेग का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल। और आवेग बराबर देखिए संवेग परिवर्तन। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। इसे बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इसे बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय। अब इसकी बीमा देख लीजिए। डायमेंशन की बात करिए तो डायमेंशन की बात करेंगे आवेग के तो ये हो जाएगा, देखिए बल की डायमेंशन ये होती है mlt माइनस 2 और इंटू डेल्टा टी क्या है? समय हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आवेग की डायमेंशन आ जाएगी mlt माइनस 1। क्या आ जाएगा? mlt माइनस 1। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल की बीमा हो गई mlt माइनस 2 इंटू समय क्या हो गया? t। तो इसकी बीमा क्या हो गई? mlt माइनस 1। क्या हो गई? mlt माइनस 1। तो आवेग की का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड। आवेग की बीमा mlt माइनस 1। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहां से आपको तीन बातें याद रखना, तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। आवेग का मात्रक बताइए, न्यूटन इंटू सेकंड। आवेग की बीमा बताइए, mlt माइनस 1। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। आवेग बराबर किसके होता है? संवेग में परिवर्तन के। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे समांतराल। क्या होता है? बल गुणे समांतराल। ओके, ये आपका यहां से ये रहे डायमेंशन के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप 100% इसको करके आएंगे, आपका सिलेक्शन श्योर। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर लेते हैं जिसको आप लोग दूरी कहते हो। अब हम दूरी पर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलो देखते हैं। ये ब्रेन मैप बना है।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये ब्रेन मैप क्या होता है? भाई किसी भी चीज को परमानेंट मेमोरी में फीड करना है तो उसको हमें डायग्राम के थ्रू देखना होगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो हमारे परमानेंट मेमोरी में जाके बैठ जाएगा और एग्जाम में हम सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्रेन मैप। तो आइए हम देखते हैं ब्रेन मैप क्या है। फर्स्ट ब्रेन मैप है दूरी पर आधारित, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी, गति में होगी, तो किसी रास्ते पर चलेगी ना, किसी पाथ पर चलेगी ना, उसकी पाथ की जो लेंथ होगी उसी को दूरी कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी का सही मात्रक क्या है? मीटर। दूरी को किस यंत्र से नापते हैं? आर्डोमीटर। किससे नापते हैं? आर्डोमीटर। कहाँ लगा होता है? कार में, बाइक में, सब में लगा होता है। कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती है। तो दूरी हमेशा बढ़ती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी की SI यूनिट मीटर होती है और दूरी को आर्डोमीटर से नापते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है, ये आपको याद रखना है। अब दूरी के और कौन से मात्रक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे? आइए हम देखते हैं। पहले दूरी के कुछ छोटे मात्रक देखते हैं। 10 to the power -6 मीटर से शुरू करते हैं। बच्चों 10 to the power -6 मीटर को 1 माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं। इसमें क्या नापते हैं? पहला क्वेश्चन बैक्टीरिया का साइज। क्या नापते हैं? बैक्टीरिया का साइज। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया कि 1 माइक्रोन की कितने मीटर के बराबर होता है? 10 to the power -6 मीटर। कितना होता है? 10 to the power -6 मीटर। 1 माइक्रो सेकंड कितने सेकंड होगा? 10 to the power -6 सेकंड। 1 माइक्रोग्राम कितने ग्राम होगा? 10 to the power -6 ग्राम। तो मींस 10 to the power -6 को हम जो माइक्रोन बोलते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? 1 माइक्रोन होता है 10 to the power -6 मीटर के इक्वल। तो इसको माइक्रोन बोलते हैं। इससे क्या नापते हैं? किसी बैक्टीरिया का साइज नापते हैं। क्या नापते हैं? किसी बैक्टीरिया का साइज नापते हैं। तो पहला प्रश्न ये हो गया 1 माइक्रोन 10 to the power -6 मीटर होता है। इससे किसी बैक्टीरिया का साइज नापा जाता है। और ये जो है 1 माइक्रो सेकंड 10 to the power -6 सेकंड, 1 माइक्रोग्राम 10 to the power -6 ग्राम, 1 माइक्रोमीटर 10 to the power -6 मीटर होता है। अगला आपका है 10 to the power -9। 10 to the power -9 को क्या बोलते हैं? 9 नैनो। टाटा ने कौन सी कार चलाई थी? लकटकिया कार, नैनो कार। नैनो मतलब वेरी छोटा, वेरी स्मॉल। तो नैनो का मतलब होता है 9। क्या होता है? 9। तो अगला प्रश्न कहां से आपके यहां बनेगा? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? नैनो को NM से डिनोट करते हैं, -10 to the power -9 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 to the power -9 मीटर। 1 नैनो सेकंड कितना होगा? 10 to the power -9 सेकंड। 1 नैनोग्राम कितना होगा? 10 to the power -9 ग्राम। तो नैनो का मतलब 9। तो ये अब 1 नैनोमीटर में क्या नापा जाता है? दूसरा प्रश्न। इससे तरंग दैर्घ्य नापते हैं। क्या नापते हैं? तरंग दैर्घ्य नापते हैं। क्या नापते हैं? तरंग दैर्घ्य नापते हैं। तो नैनोमीटर जो है उससे हम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य नापते हैं। 1 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर होता है। अब अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला 10 to the power -10 मीटर आ गया। क्या आ गया? 10 to the power -10 मीटर आ गया। अब 10 to the power -10 मीटर को क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर। याद रखना 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 to the power -10 मीटर। अगला प्रश्न, इससे क्या नापते हैं? इससे हम परमाणु और अणु का साइज नापते हैं। एटम और मॉलिक्यूल का साइज नापते हैं। परमाणु का आकार कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, लगभग 10 to the power -8 मीटर से 10 to the power -9 मीटर। तो परमाणु का आकार कितना होता है? एटम का जो साइज होता है वो होता है 10 to the power -8 मीटर। बताइए मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है? वो 10 to the power 8 से बड़ा हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं। तो
परमाणु का आकार किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम में क्या नापते हैं? तरंग दैर्घ्य नापते हैं। क्या नापते हैं? वेवलेंथ नापते हैं। क्या नापते हैं? वेवलेंथ नापते हैं। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के वो 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट सुनिए बच्चों, आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, आपके भी जीत रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब भी आपको एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना हो तो एक जीरो हटा देना। जैसे आपसे कहा जाए 4000 एंगस्ट्रॉम तो कितने नैनोमीटर बोलेंगे? 400 नैनोमीटर। आपसे कहा जाए 3000 एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर बोलेंगे? 300 नैनोमीटर। तो जब भी एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना हो एक जीरो हटा दो, और नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना हो तो एक जीरो बढ़ा दो। 500 नैनोमीटर 5000 एंगस्ट्रॉम, 300 नैनोमीटर 3000 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना जो आपका दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट, जिसके पापा न्यूटन हैं, जिससे हम इस पूरी ब्यूटीफुल दुनिया को देखते हैं, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, या 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में। तो एंगस्ट्रॉम से एक तो परमाणु का आकार नापते हैं, एंगस्ट्रॉम से एक तरंग दैर्घ्य नापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। ये प्रश्न आ गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपका 10⁻15 मीटर। क्या है बच्चों? 10⁻15 मीटर। इसको क्या बोलते हैं पहले याद रखो बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। इसको किसने दिया था? 1 फर्मी कितना होता है? 1 फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻15 मीटर। इसको किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर एनरिको फर्मी, जिन्होंने विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था 1942 में। उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए इसको हम फर्मी कहते हैं। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। तो यहां से पहला प्रश्न 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न फर्मी डॉक्टर एनरिको फर्मी के नाम पर। तीसरा प्रश्न फर्मी में क्या नापते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो सुनो सुनो, अगर हम एक चाक ले लें, उसको तोड़ते चले जाए, 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 तो लास्ट में एक पीस होगा जो चाक होगा, जिसमें चाक की सारी प्रॉपर्टी होंगी लेकिन हमें दिखेगा नहीं ना, उसे क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम, परमाणु। एटम के अंदर एक वीआईपी सेंटर है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1911 में। तो नाभिक का आकार कितना होता है? 1 फर्मी। कितना होता है? 1 फर्मी। आज तक पूरे दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस या नाभिक है सबका आकार 1 से 10 फर्मी के बीच में है। किसमें? 1 से 10 फर्मी के बीच में है। तो फर्मी में क्या नापते हैं बच्चों? नाभिक का आकार। क्या नापते हैं बच्चों? साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या नापते हैं बच्चों? साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या नापते हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस। और किसी भी नाभिक के आकार को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R = R0 A⁻1/3, जहां A क्या है? उसका द्रव्यमान संख्या। A क्या है? द्रव्यमान संख्या। R0 क्या है? नियतांक। R0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। और R क्या है? त्रिज्या। तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालने का ये सूत्र होता है। तो ये आ गया आपका फर्मी का क्वेश्चन। तो यहां से 3 प्रश्न। फर्मी से किसी नाभिक का आकार नापा जाता है। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस का साइज मेजर करता है। इसको डॉक्टर एनरिको फर्मी ने दिया था, जिन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, 1942 में बनाया था। ओके, तो आपने देख लिया। अगला है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइट एयर, प्रकाश वर्ष। गलती मत करना, वर्ष सुन करके इसको समय का मात्रक मत मानना बच्चों, ये तो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष को निकालने के लिए आप प्रकाश की चाल को 1 साल में जितने सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रकाश वर्ष का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक प्रकाश
प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर प्रकाश की चाल ये होती है। और एक वर्ष में कुल सेकंड को याद कर लेना, ये होता है 3.16 इंटू 10⁷ सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आ जाएगा। तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? विभिन्न खगोलीय पिंडों की दूरी। विभिन्न खगोलीय पिंडों की दूरी। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। ये क्या होती है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 3.16 इंटू 10⁻7 सेकंड। ये हो गया प्रकाश वर्ष। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको खगोलीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या है खगोलीय इकाई? खगोलीय इकाई क्या होती है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई की वैल्यू कितनी हो? ये देखिए, एक खगोलीय इकाई की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसको लगभग 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर नाप सकते हो। ये क्या है? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी होती है। अगला क्या है? अगला है पारसेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पारसेक। एक पारसेक क्या होता है? एक पारसेक में बता दूं, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है। ये कोई एक वस्तु है। इसकी लंबाई आपने एक खगोलीय इकाई ले लिया। यहां से इतनी दूरी ले लो कि ये वहां पर 1 सेकंड का कोण बना सके, तो ये जो दूरी होगी एक पारसेक कहलाएगी। एक पारसेक वो दूरी होती है जो कि एक खगोलीय मात्रक के बराबर चाप के द्वारा 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है। खगोलीय पारसेक से क्या नापते हैं? विभिन्न गैलेक्सी के बीच की दूरी। पारसेक से क्या नापते हैं? विभिन्न गैलेक्सी के बीच की दूरी। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? देखिए, 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जोर से बोलिए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, सामने देखिए। वेरी स्मार्ट क्लास। देखिए, सबसे बड़ा कौन हो गया? पारसेक। उसके बाद क्या हो गया? लाइट ईयर। उसके बाद क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे बड़ा क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। उसके बाद क्या हो गया? सबसे बड़ा क्या हो गया? पारसेक। उसके बाद क्या हो गया? प्रकाश वर्ष। उसके बाद क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और याद रखना, ये पूछा गया है 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। ये पारसेक और प्रकाश वर्ष में संबंध होता है। अगला क्या है? अगला मील होता है। एक मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। अगला नॉटिकल मील होता है। बच्चों, यहां से क्वेश्चन आया है, जो नौका संचालन होता है, नेविगेशन होता है, वहां पर दूरी को नॉटिकल मील में नापा जाता है। 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। यह पूछा गया है आपके एग्जाम में। नौका संचालन में, नेविगेशन में दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। 1 नॉटिकल मील सिंपल मील से बड़ा होता है। ये 1.8 किलोमीटर होता है या 1852 मीटर होता है। अगला क्या है बच्चों? अगला है गज। गज 1 यार्ड। पहले हम लोग गज में गांव में नापते थे, इतने गज कपड़ा है, इतने गज जमीन है। एक गज होता है लगभग आपके 3 फुट के बराबर। कितना हो जाएगा मीटर में? 0.9144 मीटर। लगभग 0.9144 मीटर, लगभग आपके 1 मीटर के बराबर एक गज होता है। अगला क्या है? अगला है फुट। क्या है? फुट। आप फुट में नापते हो। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है? एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम, एक एफपीएस। तो एक फुट जो आपकी बड़ी वाली लकड़ी वाली स्केल होती है, 1 फुट होती है। 1 फुट कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। कितना? 30.48 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होता है? 0.3 मीटर के लगभग। 0.3 मीटर के लगभग। तो 1 फुट कितना होता है? 0.3 मीटर। 1 फुट कितने सेंटीमीटर हो? 30.48 सेंटीमीटर। फुट में क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। फुट में क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का आपका पहला क्लास और इसमें आपने ढेर सारे क्वेश्चन में कमांड किया होगा।
होगा। और फिजिक्स वेरी इजी है, वेरी इजी है। आपको फिजिक्स में डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको केवल क्वेश्चन को तैयार करना है, क्वेश्चन को स्ट्राइक करना है और उसको अटेम्प्ट कर करके आपको क्वालिफाई करना है। और आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। इस समय आप बड़ा धैर्य का परिचय दे रहे हैं। इस समय वैसे भी लॉकडाउन में हम समझ रहे हैं कि बड़ी मुसीबतें चल रही, बड़ी परेशानियां, उसके बावजूद आप क्लास ध्यान से सुन रहे हैं, इतना पेशेंस बनाए हैं, इसके लिए आप बहुत ही थैंक यू। आने वाला समय यही आपके भविष्य को ओपन करेगा। आज का लॉकडाउन कल के फ्यूचर का लॉक ओपन है और ये लॉक ओपन कर करके आप आने वाले समय में एक आर्मी ऑफिसर बनिए, एक एनडीए अफसर बनिए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर बनिए। और यही हम लोगों की गुरुदक्षिणा होगी और हमें भी खुशी होगी। साथ साथ आपके मैथ गुरु गौरव सर भी बहुत खुशी होंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय, फिर मिलते हैं।